नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। सबसे पहले खबर अमेरिका से, जहां वहां के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर कानूनी शिकंजा कसता चला जा रहा है। गोपनीय दस्तावेज रखने के मामले में उनको आरोपी बनाया गया है। अगले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप को मियामी की कोर्ट में पेश भी होना है। ट्रंप के फ्लोरिडा के घर से यहां पर करीब बताया जा रहा है 300 कागजात मिले थे, दस्तावेज मिले थे। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि वो अनजाने में दस्तावेज ले गए थे। उन्होंने खुद को निर्दोष बताया है और साथ ही कहा है कि बाइडेन सरकार मुझे फंसा रही है। तो गंभीर आरोप लगे हैं पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। 2024 में राष्ट्रपति चुनाव अमेरिका में होना है और रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से वो अपनी उम्मीदवारी राष्ट्रपति के तौर पर पेश कर रहे हैं। और अब जो ये आरोप निकल कर आए हैं, बेहद गंभीर आरोप, साजिश रचने, झूठे बयान देने, रिकॉर्ड्स में छेड़छाड़ के आरोप, ऐसे कई आरोप उनके खिलाफ निकल कर सामने आए हैं और जिस पर मियामी की कोर्ट में उनको अगले हफ्ते पेश भी होना है और अपनी सफाई पेश करनी होगी। Never been anything like what's happened. I'm an innocent man. I'm an innocent person. They had the Mueller hoax, the Mueller report, and that came out. No collusion after 2.5 years. That was set up by Hillary Clinton and Democrats. But this is what they do. This is what they do so well. If they would devote their energies to honesty and integrity, it would be a lot better for our country. They could do a lot better. They could do a lot of great things. और इस वक्त हमारे सहयोगी कादम्बनी शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। वहां क्या हलचल इस वक्त अमेरिका में चल रही है, खास तौर से ये जो खबर निकल कर आई है। कादम्बनी, बताएं इस वक्त अमेरिका में किस तरह की सियासत चल रही है, वो भी तब जबकि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ये गंभीर आरोप लगे हैं। हालांकि वो खुद को निर्दोष बता रहे हैं और बता रहे हैं कि बाइडेन सरकार विच हंट कर रही है। जया, अगले साल आपको पता है कि अमेरिका में भी चुनाव होना है और डोनाल्ड ट्रंप पहले ही घोषित कर चुके हैं कि बाइडेन के खिलाफ वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अमेरिका में प्रोसेस अलग होता है। रिपब्लिकन पार्टी में पहले ये कॉन्टेस्ट होगा कि उनसे निकलकर कौन सामने आता है, उसके बाद ये होता है। लेकिन ट्रंप एक मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। ये मामला जो है अब तक का सबसे गंभीर मामला इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से वहां से जुड़ा हुआ है। ये जो अभियोग उनके ऊपर तय किए गए हैं वो कानून मंत्रालय की जांच के बाद किए गए हैं। 1 साल तक ये जांच चली है। अब ये अभियोग जब तय हो गए हैं तो उनको मायामी के कोर्ट में उनको पेश होना होगा मंगलवार वहां के वक्त के मुताबिक 3 बजे, और वहां पर साफ होगा, उनके सामने पढ़कर अभियोग सुनाए जाएंगे। 7 ऐसे चार्ज उनके ऊपर लगे हैं, बताया जा रहा है, जो कि फिलहाल सील्ड कवर में है। लेकिन जो अमेरिकी मीडिया सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट कर रही है उसमें एस्पियोनेज एक्ट, यानी जो जासूसी की जाती है और ये राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ है, उसके मामले में उनके ऊपर आरोप लगे हैं। उनके ऊपर ये भी आरोप लगे हैं कि उन्होंने जानबूझकर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कागजात जो हैं वो अपने साथ ले गए। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्पिरेसी, साजिश उनके खिलाफ, फॉल्स स्टेटमेंट उन्होंने दिया, झूठा स्टेटमेंट दिया, और ये सब अमेरिका के यूएस क्रिमिनल कोड के तहत उनके ऊपर ये मामले चलेंगे। तो 7 मामले कुल मिलाकर यहां पर है। अब मामला क्या है यह भी जानना जरूरी है क्योंकि ये मामला है उन कागजात का जो प्रेसिडेंट नहीं रहने के बावजूद वो अपने घर पर ले गए। जब इस बारे में पता चला तो जांच हुई, कुछ दस्तावेज मिले और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये गलती से ले गए थे। लेकिन ये भी फिर पता चला जांच में कि उसके अलावा भी कई दस्तावेज हैं जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर बेहद अहम है, सेंसिटिव हैं, वो भी उनके पास है। हालात ये थे कि इस तरह के सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स थे जया कि जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उनको स्पेशल क्लियरेंस लेनी पड़ी ताकि वो देख सके वो डॉक्यूमेंट्स जो उनके पास थे, जो जिसको रखने का हक उनको प्रेसिडेंट नहीं रहने के बाद और प्रेसिडेंट होते हुए भी घर पे ले जाने का हक नहीं था। तो ये सीधे सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक मामला हो जाता है और पहले यूएस प्रेसिडेंट हैं जिनके ऊपर गोपनीय दस्तावेज को लेकर इस तरह का मामला चलेगा। हालांकि इसी तरह की बात जो बाइडेन के लिए भी सामने आई थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये गलती से हो गया होगा और उन्होंने पूरा सहयोग किया था, जबकि सहयोग न करने का आरोप भी जो तय हुआ है वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लगा हुआ है। अब ये देखना जरूरी है कि इसका मतलब क्या है, क्या इसके मायने क्या है। सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि इसका असर 2024 के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की कैंडिडेसी पे क्या होगा।
तो डोनाल्ड ट्रंप जो है, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में एक टर्म है, ब्रेजन आउट करने की कोशिश कर रही है, जानते हुए कि कितने गंभीर आरोप है। पिछली बार जब न्यूयॉर्क कोर्ट में उनके ऊपर पैसे देने को लेकर आरोप तय हुए थे, वो पेश हुए थे, जो कि उन्होंने एक पॉर्न स्टार को दिए थे, उसमें उन्होंने कहा था कि ये उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी है, जो इस मामले में भी कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने साथ ही लोगों से पैसे मांगे इसके खिलाफ लड़ने के लिए 2024 इलेक्शन के लिए, ये कहते हुए कि वो डेमोक्रेट्स की कॉन्स्पिरेसी के शिकार हुए हैं। अब दोबारा से वो यही काम कर रहे हैं। लेकिन अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ उनका ये पूरा साबित हो जाता है तो उसके बाद क्या वो चुनाव लड़ पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि काफी आगे चलते नजर आ रहे हैं। यहां पे एक फैक्टर ये है कि भले ही उनके ऊपर एक नेगेटिव फोकस हो, लेकिन बाकी जो रिपब्लिकन कैंडिडेट्स हैं उनके ऊपर से फोकस हट जाएगा, जो वो बहुत कोशिश कर रहे हैं रेस में, अपने पार्टी के रेस में आगे चलने के लिए। तो ये भी एक असर होगा। लेकिन अमेरिकन पब्लिक को के लिए ये एक बहुत दुरूह सिचुएशन होगा, क्योंकि 2 बार इंपीच हुए हैं, दो उनके ऊपर क्रिमिनल चार्ज लग चुके हैं, और तब वो प्रेसिडेंट चुनाव में जा रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ अगर कादम्नी ये भी बताएं कि 2024 में, क्योंकि वहां पे राष्ट्रपति का चुनाव होना है उस पद के लिए, यहाँ रिपब्लिकन पार्टी का इसको लेकर क्या स्टैंड है, जो गंभीर आरोप राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े, जासूसी से जुड़े डोनाल्ड ट्रंप पर लग रहे हैं? देखिए, रिपब्लिकन पार्टी बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में है, क्योंकि सीधे सीधे तौर पर वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अगर कुछ कहती है तो वो पार्टी के खिलाफ भी जाता है। तो अभी तक हमने डिसेंटिस या बाकी जो कैंडिडेट्स अपना नाम आगे बढ़ा रहे हैं, या माइक पेंस भी जो अपना नाम आगे बढ़ा रहे हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे ट्रंप के रिजीम में, उन्होंने सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा है इस मामले में। उनके बयान का इंतजार है। लेकिन पिछले वाले मामले में हमने देखा था कि उन्होंने बचते बचाते इसको क्रिटिसाइज किया था, ये कहते हुए कि हमने ऐसा सुना है या देखा है। तो सीधे तौर पर, क्योंकि पार्टी से जुड़ा मामला है, वो नहीं कह रहे। लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि माइक पेंस, जो जिनके ऊपर जब लिखा था ट्रंप ने, और उन्होंने उसके बाद जो कहा था कि सीधे तौर पर उनके और उनके परिवार की जिंदगी खतरे में आ गई है, तो वो हो सकता है कि इसको लेकर कुछ बोले। हालांकि पहले वो बड़ा सपोर्ट करते थे, लेकिन कैपिटल हिल का जो मामला हुआ, जिस तरह से भीड़ ने, वहां पर मॉब ने हमला किया, रिपब्लिकन पार्टी के सपोर्टर्स कुछ जो थे, तो उसके बाद उन्होंने जो यू टर्न लिया था, हो सकता है कि वो बोले। लेकिन बाकी ये देखना होगा कि क्या खुलकर पार्टी कुछ कहती है, या ये कहती है कि वो सपोर्ट नहीं देगी, जो कि लगता नहीं है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया कादम्नी, विस्तार से बताने के लिए कि इस वक्त अमेरिका की राजनीति में खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो गंभीर आरोप लगे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा से, कानून से जुड़े हुए, साथ ही राष्ट्रपति पद पर नहीं थे जब, उसके बाद जो अहम दस्तावेज थे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए, वो अपने घर ले जाने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। बहरहाल इस मामले पर मियामी की कोर्ट में सुनवाई होगी, वो पेश होंगे, देखते हैं अपनी सफाई में वो क्या कुछ कहते हैं। फिलहाल वो अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं। कनाडा में डिपोर्टेशन का खतरा झेल रहे 700 छात्रों का आंदोलन जारी है। वो धरने पर बैठे हैं और ठीक इस समय वो कनाडा के जन सुरक्षा मंत्री मार्को मेंडिसिनो के दफ्तर के आगे रैली कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने जो डिग्रियां हासिल की हैं वो अपनी मेहनत से हासिल की हैं, किसी फर्जी दस्तावेज से नहीं। उन्होंने यहाँ पढ़ाई की, यहाँ पर वर्क परमिट हासिल किया और यहीं नौकरी भी शुरू की। लेकिन अब अधिकारी कह रहे हैं कि उन्होंने फर्जी एडमिशन लेटर दिखाकर ये वीजा लिया है। दरअसल ये खेल जालंधर के 2 एजेंट्स का बताया जा रहा है। इन्होंने फर्जी दस्तावेजों के सहारे करीब 700 छात्रों को कनाडा भिजवाया। छात्रों का दावा है कि उन्हें इसका अंदाजा भी नहीं था। जालंधर पुलिस ने एक आरोपी राहुल भार्गव को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरा आरोपी ब्रिजेश मिश्रा विदेश भागा हुआ है। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। इस बीच छात्र भारतीय उच्चायोग के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। उधर पंजाब सरकार ने इस मामले में विदेश मंत्रालय को भी चिट्ठी लिखी है। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भरोसा दिलाया कि इन छात्रों को न्याय मिलेगा। From the very start, we, meaning the foreign ministry here as well as the our High Commission and the consulates in Canada have taken up the case, and our point is that look, the students studied in good faith. You know, if there were people who misled them, the people who misled them, the culpable parties should be acted against. It is unfair to punish a student who undertook their education in good faith.
and you know, I don't know if all the cases are the same. I mean, there is a granularity about it which, sitting at this distance, neither you or I can judge. If any, you know, if a student has done no wrong, they accept the idea that you know, they have to find some solution for it. So we will continue to press, and I would very much hope that the Canadian system is fair in that regard. यहाँ पर आपको बता दें कि हमारे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं उसमें विक्रम कुल्लीवाल हैं, सदस्य हैं नौजवान सपोर्ट नेटवर्क के, प्रभजोशन हैं, ब्लॉगर हैं और प्रदर्शनकारी हैं, मेहताब सिंह होंगे CICC सलाहकार कनाडा के, और लवलीन गिल हैं जो इन छात्रों के वकील हैं। तो यहाँ पर विक्रम कुल्लीवाल जो कि सदस्य हैं नौजवान सपोर्ट नेटवर्क के, सबसे पहले विक्रम मैं आप ही के पास आना चाहूंगी और ये समझना चाहूंगी आपसे कि आप लोगों का ये धरना जो है ये जारी है, क्या कोई बातचीत आगे बढ़ी है, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त, हमें तस्वीरें भी दिखाएं और अपना हाल भी बताएं। हाँ जी, हम धरने पर पिछले 12 दिन से बैठे हैं। आज इस कैंट में हम बैठे हैं जो हमारी आज डेवलप नाइट आप कह सकते हैं, जो हमारा कैंप है जहाँ पर हम बैठे हैं 6900 एयरपोर्ट रोड प्लाजा है, CBSE के ऑफिस के आगे, बिल्कुल ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आगे हम बैठे हैं। तो यहाँ पर ये चल रहा है, हमारी तीनों पार्टियां हमारे पक्ष में बयान दे रही हैं, मगर बयानबाजी से आगे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा। तो हम इसलिए आज हम मार्को मेंडिसिनो के ऑफिस के आगे एक रैली कर रहे हैं। पहले हमने CBS के ऑफिस के आगे की थी, उसके बाद पार्लियामेंट में हमारी बात उठाई थी, मगर 3 दिन मोशन के खिलाफ वोटिंग करती हुई तीनों पार्टियां, मगर आज कल उन्होंने मोशन पास किया तो हमें आस है कि हमारी बात चलेगी, मगर हम अपना आंदोलन वापस नहीं ले रहे हैं। हम आज रैली करेंगे जब तक हमें जो वो बोल रहे हैं शांत इमिग्रेशन मिनिस्टर के, हम इनोसेंट लोगों पर कार्रवाई नहीं करेंगे, दोषी लोगों के करेंगे जब तक इनकी डेपुटेशन कैंसिल नहीं हो जाती और इनका जो है इनको जो इस मामले से बाहर नहीं किया जाता, जो दोषी है उनको इमिग्रेशन सिस्टम में जो फॉल्ट है उसको सही करें, उनको सजा ना हो तब तक ये आंदोलन चलेगा जब तक हमारी डेपुटेशन कैंसिल और हमारा ना ये केस हमारे बंद नहीं है। बिल्कुल, तो यहाँ पर विक्रम को सुन रहे हैं जो उन छात्रों के साथ बैठे हुए हैं और उन्हीं लोगों में शामिल हैं जो यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। प्रभजोशन, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी, यहाँ पर विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर वो कह रहे हैं कि सजा उन लोगों को मिलनी चाहिए जिन लोगों ने धोखाधड़ी की है इन छात्रों के साथ, ना कि इन छात्रों को सजा मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, हमारी भी ये मांग है कि जो एजेंट्स हैं, गोस्ट एजेंट्स हैं, उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा है कि वो एजेंट्स का हम ये भी कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स में दबदबा ज्यादा है, या कह लो कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट, या कह लो कि हमारी पंजाब की गवर्नमेंट कुछ उनके अगेंस्ट स्टेप नहीं उठा रही। तो हमने उनके नाम भी, जैसे 2 साल हो गए हैं इस चीज को, हमने 2 साल से उनके नाम भी जारी किए हुए हैं कि ब्रिजेश मिश्रा है जो उसने सबसे ज्यादा स्कैम किया है इस मामले में, तो उसके अगेंस्ट भी कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अभी तक उसके अगेंस्ट कोई स्टेप नहीं हुआ। लेकिन ऐसा है कि जो कनेडियन गवर्नमेंट है वो अभी तक जो पहले तो कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन जो आज कल हुआ, कल हमारे इन फेवर मोशन आया है, तो अभी उसके आगे इस पे बातचीत चलेगी और देखते हैं कि क्या बनता है। होप तो कि सब कुछ अच्छा हो और हमारी जीत हमें हासिल हो। बिल्कुल, यही उम्मीद सभी लगाए बैठे हैं। मेहताब जी, यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे कि यहाँ पर अगर कनाडा सरकार की बात की जाए तो उनकी जवाबदेही यहाँ पर बनती है कि नहीं, क्योंकि ये सवाल तो है कि वीजा आखिर किस आधार पर दे दिए गए। जी बिल्कुल बनती है, पर इसमें मैं आपको ये प्रोसेस बताना चाहूँगा। IRCC है जी जो कनाडा इमिग्रेशन को डील करती है, और टाइम एंड अगेन वो बार बार ये बोल रहे हैं कि कनाडा से रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स जो हैं उनको अप्रोच किया जाए, और जो गोस्ट कंसल्टेंट है जो कि ऑपरेट कर रहे हैं नॉट ओनली इन पंजाब बट ऑल अदर स्टेट्स एज वेल, तो उन्हें अवॉइड करना चाहिए। पर ये है कि ये इग्नोरेंस आप बोल लीजिए इसे, या लोगों को अवेयर नहीं किया जाए, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये गोस्ट कंसल्टेंट्स के पास जा रहे हैं, उसकी वजह से ऐसे डॉक्यूमेंटेशंस जो फेक लग रहे हैं, उसके वही मेन रीजन है जिसकी वजह से जो ये अभी प्रॉब्लम हम देख रहे हैं। इंडिया में, पंजाब में स्पेसिफिकली जो ऑपरेट हो रहे हैं, इन्हें लाइसेंस चाहिए जो कि DC ऑफिस से मिलता है, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से। इसके अलावा उनकी और कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। सो वो कोई भी रैंडमली आप ऑफिस खोल सकते हैं और DC ऑफिस से लाइसेंस लेके आप ऑपरेट कर सकते हैं। सो आपकी कोई लायबिलिटी नहीं बनती। पर अगर आप कनाडा से रिकॉग्नाइज्ड हों तो ये आपकी लाइबिलिटी बनती है कि अगर आपसे कुछ गलत हुआ है तो वो स्टूडेंट्स लाइबल नहीं होंगे, बल्कि जो ऑथराइज्ड एजेंट है उसकी जिम्मेवारी बनती है। पर जितनी भी फाइल्स आजकल लगाई जा रही हैं वो एजेंट के नाम पे नहीं लगाई जा रही, वो स्टूडेंट्स के नाम पे लगाई जा रही है। अगर कल को ये बोलेंगे
कि ये फाइलिंग जो किसी स्पेसिफिक एजेंट ने करी है, वो फाइलिंग एजेंट के नाम से नहीं लगी, वो स्पेसिफिक स्टूडेंट से लगी गई है। सो ये प्रॉब्लम है गोस्ट कंसल्टेंट्स की, जिन्हें टाइम एंड अगेन ये ऊपर आती है प्रॉब्लम, पर इसका कोई एक सोल्यूशन अभी तक निकल नहीं पाया। बिल्कुल। अब लवलीन गिल जी इसके पास मैं जाना चाहूंगी। लवलीन जी, यहाँ पर अब इन छात्रों के पास क्या रास्ता है, क्योंकि बहुत लंबी लड़ाई ये नजर आ रही है और फिलहाल अब तक कोई उम्मीद की किरण ऐसी नजर नहीं आई। हालांकि सरकारों की तरफ से कहा जरूर जा रहा है और आश्वासन भी मिल रहा है, और अभी तक किसी ने ऐसी कोई नकारात्मक बात नहीं की है जिससे निराशा हासिल हो, लेकिन अभी भी आपको क्या लगता है इन छात्रों के पास क्या कानूनी विकल्प है? जी अदिति, मैं पर्सनली तो किसी स्टूडेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा एज अ जी। लॉयर, बट जो कैनेडियन लॉ है, इमिग्रेशन लॉ है, इट इज वेरी स्ट्रिंजेंट ऑन द इश्यूज ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। सो इवन देयर आर केस लॉज, ऐसे भी केस पहले हुए हैं जिसमें कि एजेंट ने फ्रॉड किया है, लेकिन जब वो मैटर कोर्ट में जाता है, फेडरल कोर्ट में, तो कोर्ट का ये कहना है कि इवन अगर फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन आपकी एप्लीकेशन में एजेंट की तरफ से की गई है, स्टिल यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटेग्रिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑन योर एप्लीकेशन। सो आपने जो एप्लीकेंट है, जो विनय करता है, उसको ये सुनिश्चित करना है कि उसकी जो एप्लीकेशन है उसमें कोई भी मिसरिप्रेजेंटेशन ना हो, कोई भी फैक्ट ऐसा ना हो जो सत्य ना हो। तो इस केस में जैसे हुआ है कि जो मिसरिप्रेजेंटेशन है वो एजेंट की तरफ से की गई है, फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट है जिसे ना तो स्टूडेंट्स डिटेक्ट कर पाए और ना ही जो कनेडियन अथॉरिटीज हैं, IRCC, वीजा देने के वक्त वो डिटेक्ट कर सके। इसमें और मुश्किल क्या आ सकती है कि जब मिसरिप्रेजेंटेशन एस्टैब्लिश हो जाती है जी, देन अथॉरिटीज के पास डिस्क्रेशन है कि वो इवन 5 साल तक का जो बैन है वो रिप्रेजेंटेशन करने वाले पर लगा सकते हैं। लॉ में ये प्रोविजन है, जो इमिग्रेशन एक्ट है उसमें प्रोविजन है कि इवन अगर दूसरी कोई धाराएं हैं जो कानून की वो ब्रीच हो रही हो, स्टिल मिनिस्टर के पास ये डिस्क्रेशन है कि वो ह्यूमैनिटेरियन एंड कंपैशनेट ग्राउंड्स को कंसिडर करते हुए उसमें इसे ये काम जो है उसे सिरे चढ़ा सकते हैं जी। सो इसमें जो लीगल ऑप्शंस हैं वो बड़े लिमिटेड हैं मिसरिप्रेजेंटेशन के केसेस में। सो इसमें जो बेस्ट सिनेरियो जो स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है, जैसे जो स्टूडेंट आंदोलन पे बैठे हैं उन्होंने आपको बताया है कि गवर्नमेंट ने ये बात कही है कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें पीड़ित के रूप में देखा जाएगा और सरकार का जो फोकस होगा वो जो दोषी हैं, बिल्कुल, यानी कि जिन उन्हें आरोपियों कल्प्रिट ने ना माना ये जाए सारा- जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है, यही बात है। और यहाँ पर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अगर सरकारों की तरफ से कदम उठाए जाएंगे तो जरूर यहाँ पर उम्मीद की किरण बनती है, क्योंकि दोनों ही देशों के बीच संबंध अच्छे हैं और इन संबंधों को बनाए रखना भी एक प्राथमिकता दोनों ही सरकारों के लिए यहाँ पर होगी। प्रज्योत्सना, यहाँ पर अब ये जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आगे किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि दोबारा ऐसी धोखाधड़ी जो है वो ना हो। जी, सो मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे पहले जैसे पहले भी बाजी ने बताया कि आपको ये देखना पड़ेगा कि जो ये आपके एजेंट है RCIC लाइसेंस एजेंट है या नहीं है। अगर आपका वो गोस्ट एजेंट आपको कोई भी लग रहा है कि भाई ये गोस्ट एजेंट है, तो आप उसका सर्च कर सकते हो और सर्च करके अगर वो गोस्ट एजेंट ही है तो उससे फाइल मत लगवाओ। अगर आपको ऑफर लेटर इशू होता है, जैसे इन केसेस में ऑफर लेटर इशू हुआ, तो इनको क्या मालूम था कि भाई ये फेक होगा या ये सही है, क्योंकि हम अपने एजेंट पे पूरा भरोसा करते हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी डाउट लगता है तो आप बेटर है कि कॉलेज को ईमेल करके कॉलेज से वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ ये मेरा जो मेरा ऑफर लेटर है या मेरा जो डॉक्यूमेंट है कनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से या कॉलेज की तरफ से जो भेजा गया है वो सही है या नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं और आगे देखते हैं कि क्या होता है। और काफी ज्यादा अभी ये भी नहीं मालूम हमें कि कितने और ज्यादा स्टूडेंट हैं जिनके साथ ये ऐसा हुआ है, क्योंकि अभी तो एक कोई नंबर फाइनली सामने नहीं है। 700, 800, 1000, 15,000 भी हो सकता है, कुछ मालूम नहीं है। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि इतने वक्त तक ये बात छिपी कैसे रही, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या मिली भगत के बिना इतनी बड़ी धोखाधड़ी हो सकती है, चाहे वो कनाडा में हुई हो, चाहे वो भारत में हुई हो, या फिर दोनों ही देशों के लोग जो हैं उन्होंने छात्रों के साथ धोखाधड़ी अगर की है, तो ये बिना मिली भगत के होना संभव नहीं है। तो इन सब की जांच हो और जो दोषी उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए, ये देखना भी जरूरी है। और यहाँ पर छात्र और उनके परिजनों को भी इस बात का आगे ख्याल रखना
रखना होगा कि बहुत ज़्यादा भरोसा ना करें और अपने स्तर पर क्रॉस चेक जो है वो ज़रूर चीज़ों को करें। यहाँ पर उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान होगा और इन छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा।